दोस्तों, जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कई नाम सामने आते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमेशा रहस्य के घेरे में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक आदमी जिसने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया, जिसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे वर्ड्स कहकर लाखों युवाओं के दिल में जोश भर दिया। एक ऐसा लीडर जिसने खुद ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो सिर्फ आज़ादी की बात नहीं करता था बल्कि उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार था। कांग्रेस पार्टी से लेकर हिटलर तक, गांधी जी से लेकर जापान के समर्थन तक, नेताजी ने हर जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई। जब गांधी जी शांति से आज़ादी की बात कर रहे थे, तब बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि संकल्प था भारत को आज़ाद करने का। अंग्रेज़ी हुकूमत को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उनका विजन था कि एक ऐसी सेना हो जो भारत के लिए लड़े, न कि अंग्रेज़ों के लिए। और इसके लिए उन्होंने जापान से मदद मांगी, हिटलर से बात की और हर वो कदम उठाया जो एक आज़ादी का सिपाही उठा सकता था। पर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। नेताजी के अंतिम दिनों का राज आज भी एक बड़ी गुत्थी बना हुआ है। क्या वो सच में 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे या फिर वो कहीं और चले गए? सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो जिंदा थे? आखिर नेताजी के अंतिम दिनों का सच क्या था? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। लेकिन क्या हुआ था उनके आखिरी दिनों में? क्या सच में उनका प्लेन क्रैश हुआ था या फिर वे सीक्रेटली कहीं और चले गए? नेताजी के आखिरी 10 दिन आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज हम आपको उसी रहस्यमयी सफ़र पर ले चलेंगे जहां हर दिन एक नई साजिश, एक नया मोड़ और अनगिनत सवाल खड़े करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं बल्कि एक अधूरी लड़ाई का राज है। 10 दिन पहले यानी 7 अगस्त 1945 टोक्यो, जापान की बात है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत नज़दीक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में थे और उनके पास समय बहुत कम था। उनके करीबियों को भी यह एहसास हो चुका था कि जापान अब युद्ध हार रहा है। इस दिन नेताजी ने अपनी टीम के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। नेताजी ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, अगर जापान हारता है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें रशिया जाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन का रुख अभी तक क्लियर नहीं था। सवाल यह था कि अगर उन्होंने नेताजी को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया तो? लेकिन नेताजी को इसकी परवाह नहीं थी। उनका कहना था कि अगर हमें आज़ादी के लिए जान भी देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। उस रात नेताजी को महसूस हुआ कि अब जापान उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। 9 दिन पहले यानी 8 अगस्त 1945 इस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटॉमिक बम गिराया। नेताजी ने जब यह खबर सुनी तो वह शॉक में थे। उन्हें अंदाज़ा था कि अब जापान ज़्यादा दिन तक फाइट नहीं कर पाएगा। उन्होंने उसी समय डिसीजन लिया कि उन्हें जल्द ही जापान छोड़कर रूस की ओर जाना होगा। और इस दिन उन्होंने टोक्यो रेडियो पर अपना आखिरी भाषण ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत की आज़ादी करीब है, लेकिन हमें अभी भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि ब्रिटिशर्स की नज़र अब उन पर थी, तो नेताजी को टोक्यो से तुरंत निकलना था। 8 दिन पहले यानी 9 अगस्त 1945 को नेताजी को एक और झटका लगा। अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिरा दिया। अब यह साफ था कि जापान कभी भी सरेंडर कर सकता था। नेताजी ने अपनी कोर टीम को बुलाया और उन्होंने पूछा, अगर हम रशिया नहीं जाते तो क्या होगा? इस पर उनके एक एडवाइज़र ने जवाब दिया कि नेताजी, अगर आप यहाँ रुके तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस आपको पकड़ सकती है, इसलिए हमें फ़ौरन एक्शन लेना होगा।
नेताजी ने प्लेन से रशिया जाने की योजना तैयार की, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्हें पहले ताइवान जाना था और फिर वहाँ से मॉस्को। 7 दिन पहले यानी 10 अगस्त 1945 को अब नेताजी को एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया, जहां उनके लिए जापान से निकलने की तैयारी हो रही थी। नेताजी के साथियों ने उनसे पूछा, नेताजी, अगर यह हमारा आखिरी मुलाकात हो तो हम क्या करें? इस पर नेताजी ने बस इतना कहा, मेरे जाने के बाद भी आज़ादी की लड़ाई जारी रखो। ब्रिटिशर्स को इस प्लेन की खबर न लगे, इसलिए नेताजी को भेष बदलकर बाहर निकालने की योजना बनाई। 6 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1945 को नेताजी टोक्यो छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स साथ रखे। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह सफ़र कितना लंबा होगा पता नहीं, लेकिन मेरी आखिरी यात्रा भी हो सकती है। उसी दौरान ब्रिटिशर्स नेताजी की तलाश में थे। जापान भी अब ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। नेताजी की जर्नी अब शुरू होने वाली थी। 5 दिन पहले यानी 12 अगस्त 1945 को नेताजी और उनके कुछ साथी गुप्त रूप से साउथ जापान के एक छिपे हुए स्थान पर पहुंच गए। यहाँ से नेताजी को एक छोटे मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ताइवान ले जाना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ताइवान और रशिया में उन्हें ब्रिटिशर्स से बचाया जा सकेगा। नेताजी ने एक बार फिर अपनी टीम को संबोधित किया और कहा, अगर मैं ना भी रहूं तो आज़ाद हिंद फौज का सपना मरना नहीं चाहिए। 4 दिन पहले यानी 13 अगस्त 1945 को नेताजी को जापानीज़ इंटेलिजेंस की तरफ से एक गुप्त दस्तावेज और नया डिस्गिस यानी नया भेष दिया गया। अब उनका नाम था ऑर्किड तनाका। यह नाम खास तौर पर रखा गया था ताकि अगर उन्हें कोई पहचानने की कोशिश करे तो उन्हें एक जापानीज़ ऑफिसर समझे। लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। अगर ब्रिटिशर्स को उनकी गुप्त यात्रा की भनक लग जाती तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। 3 दिन पहले यानी 14 अगस्त 1945 नेताजी की जर्नी शुरू होने वाली थी। रात के समय उन्होंने अपने बेहद करीबी सहयोगी को एक चिट्ठी लिखी, अगर यह मेरी आखिरी यात्रा है तो मेरी कहानी भारत के हर नागरिक तक पहुंचाओ। अब ब्रिटिशर्स को यह शक हो चुका था कि नेताजी जापान में नहीं रहेंगे। अब यह सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। 2 दिन पहले यानी 15 अगस्त 1945 को इस दिन नेताजी को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। इसका मतलब अब आज़ाद हिंद फौज के सहयोगी पूरी तरह हार चुके थे। इस दौरान नेताजी ने अपने साथियों से कहा, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर हमें रशिया पहुंचना है तो हमें कल ही निकलना होगा। 1 दिन पहले यानी 16 अगस्त 1945 को नेताजी अब ताइवान के लिए निकल चुके थे। प्लेन में बैठने से पहले उन्होंने कहा, रिवॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होता, मेरी मौत भी इसे नहीं रोक सकती। ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस सफ़र की खबर पाने के करीब थे, लेकिन तब तक नेताजी ने उड़ान भर ली थी। और अब आखिरी दिन यानी 18 अगस्त 1945 ताइवान से नेताजी के मॉस्को जाने की योजना थी। लेकिन तभी अचानक खबर आई कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया है। जापानीज़ रिपोर्टर्स के अनुसार ताइपेई ताइवान में उनकी मौत हो गई, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ने कहा कि यह प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं था। नेताजी सच में मारे गए थे या यह ब्रिटिशर्स को मिसलीड करने का एक प्लान था। आज भी बॉस की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। अगर उनकी मौत हो गई थी तो उनका शव क्यों नहीं मिला? अगर वो मारे गए थे तो इतिहास में इतने विरोधाभासी बयान क्यों है? अगर वो जिंदा थे तो क्या वो छिपकर किसी मिशन पर काम कर रहे थे? इन सवालों ने दशकों तक लोगों के मन में एक रहस्य की तरह गूंजना जारी रखा। नेताजी के फॉलोअर्स ने कभी इस कहानी को स्वीकार नहीं किया। कई रिपोर्टर्स, दस्तावेज और गवाह ये इशारा करते हैं कि शायद नेताजी मरे नहीं थे, बल्कि एक नई पहचान के साथ कहीं छिप गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो सोवियत यूनियन गए, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत लौटे। लेकिन गुमनामी में
रहने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी 10 दिन एक इतिहास नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो दिन सच में उनके जीवन का अंत था या एक नई शुरुआत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और अनसुलझे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।